सिलेक्शन ना होने के बहुत से कारणों में कुछ कारण ऐसे होते हैं जो हर बच्चे के सिलेक्शन ना होने का कारण बनते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही 5 कारणों को दिखाने वाला हूं जो कारण आपको दिखते नहीं है लेकिन उनकी वजह से आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता है। और विश्वास मानिए ये बात 100% साइंटिफिकली प्रूफ है और उसी के बिहाफ पे मैं आपसे बोल रहा हूं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, थोड़े से ही समय में आप अपनी उन कमियों को जान सकते हैं जिनको अगर आप हटा लेते हैं या उनसे ओवरकम कर जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होना तय है। तो आज मैं आपके सामने उन 5 कारणों को लेकर आया हूं जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता और बच्चे को वो चीजें दिखती नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कारण, अगर आप भी सिलेक्ट होना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इन 5 चीजों को आपको अपने आप से दूर रखना ही होगा, ये आपके लिए नेसेसरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि बच्चे को अपने सिलेबस का ही सही पता नहीं हो पाता, उसे पता ही नहीं है कि क्या सिलेबस है। कहने का मतलब कि वो किसी एक चैप्टर में अपना पूरा समय दिए दे रहा है, 10 घंटे अगर उसको देने हैं तो दे रहा। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम की, तो मुझे पता है कि अभी भी आप लोगों में से 70% बालक ऐसा होगा जिसे सिलेबस का सही पता होगा, 30% बालक अभी भी ऐसे होंगे जिन्हें सिलेबस का पता ही नहीं होगा। ऐसे ही इसी पर आधारित कल मैंने आपको एक वीडियो डाली थी और उसमें मैंने आपको यह बताया था कि कौन कौन से चैप्टर के वेटेज होते हैं। मतलब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात होती है, सिलेबस का सही पता ना होने के कारण क्या होता है, बच्चे को जब ये नहीं पता होता है कि इस दिए हुए सिलेबस में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या कम इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं रेलवे के एग्जाम की बात करूं तो रेलवे में आपको कई प्रकार के एग्जाम दिखते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम दिख जाता है, फिर आपको जेई का एग्जाम दिखता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको अपने दिमाग में उतारिए। जेई का एग्जाम दिख जाता है, ग्रुप डी का एग्जाम दिखता है, एनटीपीसी का एग्जाम दिखता है, आरपीएफ एसआई का एग्जाम दिखता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं ऐसे ही तमाम सारे। लेकिन इसमें क्या है, हर बार मैथ में अगर कोई चैप्टर है, मान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ, तो क्या हर एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर वेटेज बराबर होता है? नहीं सर, हो सकता है कि एलपी टेक्नीशियन में एलसीएम एचसीएफ कम पूछा जाता हो, ग्रुप डी में खूब पूछा जाता होगा, एनटीपीसी में खूब पूछा जाता हो। तो अभी तक काफी सारे बच्चों को यह पता ही नहीं कि आपको कि एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए किन चैप्टर को ज्यादा फोकस करना है। इसके लिए मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको चैप्टर वाइज वेटेज बताया था कि टियर 1 में उससे कितने क्वेश्चन आते हैं, टियर 2 में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी तैयारी इसी हिसाब से होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कि जो चैप्टर जितने ज्यादा वेटेज का है, मोस्ट क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं, आप उसको ज्यादा समय दीजिए, उस पर ज्यादा फोकस करिए। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो मैथ से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो बीएसईडी से हो, चाहे वो ट्रेड से हो, चाहे वो रीजनिंग से हो या जीके जीएस से हो। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है और किसी भी एक उसमें सिलेबस की सही जानकारी ना होने के कारण अपना समय वेस्ट नहीं करना है। ध्यान रखिए, नहीं तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। और अगर आप इसको सही समय पर सही ओवरकम कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर 100% आपका सिलेक्शन होना है। दूसरा पॉइंट क्या है, पीवाईक्यूज ना लगाना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना लगाना। बच्चों में ये होता है कि अरे हमें तो अब सब आता है, हमें पीवाईक्यूज लगाने की क्या जरूरत है। आपको मैं बताऊं, पीवाईक्यूज जो होते हैं, जिसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी टॉपर आपको मिलेंगे, चाहे वो यूपीएससी का टॉपर हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो यूपीएससी सीएससी का टॉपर हो, जैसे हम लोग आईएएस का एग्जाम कहते हैं, यूपीएससी सीएससी का टॉपर हो, ठीक, सीएससी का टॉपर है, चाहे वो एसएससी का टॉपर हो, चाहे वो बैंक एग्जाम का टॉपर हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम का टॉपर हो, चाहे वो रेलवे एग्जाम का टॉपर हो या दुनिया के किसी भी एग्जाम का टॉपर हो, वो हमेशा ये कहता है भाई, ये आपको जानने के लिए वो हमेशा ये सलाह देते हैं अपने भी जितने भी अपकमिंग बच्चे होते हैं कि भाई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लगाने ही होंगे। इसका फायदा क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का, कि आपको एक सही गेस मिलता है, एक सही अंदाजा मिलता है। किस बात का सही अंदाजा मिलता है? आपको अंदाजा मिलता है कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा और आपको तैयारी उससे ज्यादा करनी है या कम करनी है, ये आपको यहां से पता चलता है। प्लस दूसरी साथ साथ चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको एक चीज और पता चल जाता है कि उस चैप्टर का वेटेज कितना है। भाई अगर किसी चैप्टर का वेटेज क्या है,
मैं क्या बोल रहा हूं, समझना ध्यान से। अगर किसी चैप्टर से, सपोज कर लीजिए मैंने बोला कि टाइम एंड वर्क का जो दूसरा पार्ट होता है वो पाइप एंड टंकी, पाइप एंड टंकी से एएलपी की परीक्षा में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में टोटल अगर 23 क्वेश्चन पूछे गए तो इसका मतलब पाइप और टंकी का वेटेज ज्यादा है, और अगर इसका वेटेज ज्यादा है तो सिलेबस का सही पता होगा, सिलेबस का सही पता होगा तो आप सही समय पर उसको सही समय दे पाएंगे, है ना। तो पीवाईक्यूज लगाने का एक फायदा ये होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी टॉपर से पूछिए। दूसरा अगला पॉइंट जो बच्चे बहुत मिस करते हैं, मॉक टेस्ट का सही से एनालिसिस नहीं करते। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट लगाते ही नहीं है। कुछ का कहना होता है कि सर हमने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, अब हम मॉक टेस्ट वगैरह लगाकर क्या करेंगे, वो उनको मॉक टेस्ट लगाना ही नहीं होता। वो कहते हैं सर हम बिल्कुल मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे। आप अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो इसका नुकसान आपको होगा। सबसे पहली चीज तो आपको परीक्षा के कम से कम 2 से 3 महीने पहले तक सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद, किसको कंप्लीट करने के बाद, सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद परीक्षा से 2-3 महीने पहले से 2-3 मंथ पहले, या हो सके तो इसका इंतजार ना करते हुए डेली सिलेबस खत्म करने के बाद आपको प्रतिदिन कम से कम 1 मॉक टेस्ट लो लगाना ही है, कम से कम 1 मॉक टेस्ट। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक टेस्ट लगा लिया और उसमें ये पता चल गया कि ये सही है ये गलत है, बस काम खत्म, नंबर जोड़ लिए, नहीं। आपको दोनों चीजों में एनालिसिस करना होता है कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। ये मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, पूरा डिटेल में आपको एक वीडियो आगे और बनाऊंगा कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहला काम आपको यही करना होगा कि मॉक टेस्ट लगाने होंगे और मॉक टेस्ट का सही एनालिसिस करना होगा, और वो जानना होगा कि जो आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उनके गलत होने के पीछे की वजह क्या है, उनके गलत होने के पीछे की वजह क्या है, उन वजह को ढूंढिए, उस पर काम कीजिए, 101% सिलेक्शन होगा। अब देखिए राइट क्वेश्चन होने का मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको ध्यान देना खत्म कर देंगे। राइट जो क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन सही होते हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जो टाइम होता है वो एक निश्चित समय जो पेपर का निर्धारित होता है वो निश्चित समय लगता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सही होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जो क्वेश्चन सही हुए लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगा है तो इस पर भी आपको ध्यान देना होता है कि भाई इस पर ज्यादा टाइम लगने का कारण क्या है। मॉक टेस्ट का सही एनालिसिस इसे कहते हैं। तो आप अगर सही एनालिसिस सही ढंग से करेंगे ना, और ये तीसरा जो चौथा कारण है, अगर आप इसको ओवरकम कर लेते हैं तो 101% आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, विश्वास मानिए। अगला कारण है इर्रेगुलरिटी। सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि बच्चों में होती है अनियमितता। अनियमितता का मतलब होता है कि वो कहते हैं कि भाई मैं आज तो पढ़ाई कर ली, उन्होंने एक दिन पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद गैप, फिर अगले दिन गैप, फिर अगले दिन गैप, फिर एक दिन पढ़ाई कर ली, तो उन्हें ये लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है। नहीं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए दूसरा कोई चारा नहीं है, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ ये बात है कि उस पढ़ाई का समय कम ज्यादा हो सकता है, कि अगर आप डेली मान लीजिए 6 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी दिन आपको कोई काम आ गया तो आप सिर्फ 3 घंटे ही पढ़ पाए, ये चल सकता है। लेकिन आप अगर डेली 6 घंटे पढ़ रहे हैं और किसी दिन 2 दिन कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल छूट गया, तो आपका काम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका वीकली रिवीजन आपका होना चाहिए। यानी जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ा उसका इस हफ्ते रिवीजन संडे ले लीजिए। मंथली रिवीजन भी होना चाहिए, और वीकली मंथली रिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको टॉपर बनाने के लिए। एग्जाम क्रैक करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, पहली बार में तो एग्जाम 100% क्रैक होगा ही होगा, और आप टॉपर भी बनेंगे। देखिए पढ़ने का मैं आपको सही तरीका बता देता हूं। डेली आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जिससे इरेगुलरिटी नहीं आएगी। डेली आप 6 घंटे मत पढ़िए आप डेली 6 घंटे, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये आप डेली कंटिन्यू कर नहीं पाओगे। डेली आप उतना समय निर्धारित करिए अपने सभी कामों को, ये आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, जितना आप रेगुलर दे सकते हो। मान लीजिए आपने निर्धारित कर लिया कि आप डेली 2.5 घंटे पढ़ोगे या 3.5 घंटे पढ़ोगे, तो डेली आप भले ही कम समय पढ़िए लेकिन उसको रेगुलर बेस पर पढ़िए। तो ये जो बच्चों का चौथा कारण है ना, इरेगुलरिटी, अनियमितता, समय को सही से यूज ना करना, ये आपका चौथा कारण है जो आपके सिलेक्शन को आपसे दूर कर देता है। अगले कारण पे
चलते हैं। अब देखिए यहां पर सारी चीजें बता दी। सबसे आखिरी कारण कि बच्चा सच स्वीकार नहीं करना चाहता है। उसे ये पता है, ध्यान से सुनिएगा, उसे ये पता है कि उसका कमजोर सेक्शन क्या है जिस पर उसे काम करना है, जिसका उसे पर काम करना है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी दिखावे के चक्कर में वो सच स्वीकार नहीं करता है। मान लीजिए किसी बच्चे को मैथ में कोई टॉपिक है, सपोज करिए त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, लेकिन किसी दूसरे बच्चे के सामने ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि उसे त्रिकोणमिति नहीं आती। अरे स्वीकार कर लेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा, और सीखना सबसे बेहतर प्रक्रिया है। साइंस में कोई टॉपिक है, ऑप्टिक्स है मान लीजिए, किसी बच्चे को कठिन लगता है, मैग्नेटिज्म है, किसी बच्चे को कठिन लगता है, स्वीकार करिए कि आपको नहीं आता है। नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, इस पर काम करना शुरू करेंगे। और जिस जिस चीज पर इतिहास गवाह है, साइंटिफिकली प्रूव बात है कि जिस जिस चीज के पीछे मेहनत की जाती है, जिस चीज के पीछे काम किया जाता है, वो 100% सही हो जाता है। तो अपने जो वीक सेक्शन है सिलेक्शन के लिए, उसकी वीकनेस को, उसकी कमजोरियों को स्वीकार करिए और ये मानिए कि सर ये वीक है, और उस पर काम करना शुरू करिए आज से ही। अगर आप काम नहीं करेंगे ना तो फिर ये डिस्टरबेंस आपके साथ ऐसी ही बनी रहेगी। तो ये कुछ ऐसे 5 कारण थे जो आपके सिलेक्शन में हर बार बाधा बनते हैं। और कसम खाइए मेरे साथ कि इन 5 कारणों को आप अपने ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होने देंगे। आप कसम खाइए कि ये जो 5 कारण थे जो यहां पर थे एक साथ, इन 5 कारणों को आप अपनी लाइफ में कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, और मेरी बात को मानेंगे, और बात मानने के बाद इन पर काम करना शुरू करेंगे। और अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। 100% आपका सिलेक्शन होना तय है। लेकिन इन चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इंफॉर्मेशन से भरी हुई लगी होगी, क्योंकि है ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, एंड धन्यवाद।